अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर ईद स्पेशल एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और ईद के मौके पे हमेशा हमारे पास स्पेशल गेस्ट होते हैं। नॉर्मली कोई स्पोर्टिंग सेलिब्रिटी होता है, कोई क्रिकेटर होता है। आज थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम है। आज हमारे पास एंकर्स और जर्नलिस्ट हैं और वो कैसे ईद मनाते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और उनका करियर, ये सफर उनका कैसा गुजरा, इस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का कि हम जब स्पोर्ट्स की बात करें तो इनका चेहरा ऑटोमेटिकली लोगों के जहन में आ जाता है। मुझसे जो थोड़ी सी पिछली जनरेशन है वो इनको आवाज से भी पहचानती है और अब जो है वो हम सब टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं और साथ साथ इनको इस फील्ड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं मिर्जा इकबाल बेग साहब की। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। थैंक यू। और इनके बराबर में जो बैठते हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ऑल्दो एक दूसरे चैनल से उसी टाइम पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती जो है वो फिर भी साथ साथ चल रही है। जब मैं नाम लेता हूं प्रोग्राम स्कोर का तो आप समझ ही जाएंगे मैं बात कर रहा हूं सैयद याया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और आपको और आपके तमाम देखने वालों को नजीब ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारकबाद। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे आपके सबके जाने पहचाने आर वेरी ओन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे वैसे तो बहुत ऑफिशियली मुलाकात होती रहती है, ईद के मौके पे ये पहली बार है तो आपसे भी बहुत कुछ जानेंगे आज। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और मिर्जा इकबाल बेग या हुसैनी सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। और शुरुआत करते हैं इकबाल भाई आपसे शुरू करते हैं। ये जो मैंने कहा हम लोग बड़े नॉर्मली बिजी रहते हैं, रूटीन हमारी ऐसी होती है, लेकिन ईद पर मौका मिल जाता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, वक्त गुजारने का। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। बच्चे माशाल्लाह आपके बाहर पढ़ रहे हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं, ईद का दिन कैसे गुजरता है आपका? नजीब ईद का दिन तो अब वो तो बचपन की ईद थी, वो तो अब चली गई। वो यादें, वो बातें कि सिरहाने आप जो है अपने नए कपड़े रख के सोते थे कि सुबह उठेंगे, जूते भी सिरहाने रख के सोते थे कि सुबह पहन के जाएंगे और सारे भाइयों के एक जैसे कपड़े होते थे, सब सिमिलैरिटी होती थी। लेकिन अब वो वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त के साथ साथ सारी चीजें तब्दील होती जा रही हैं। तो अब जिस तरह से जब प्रोफेशनल फील्ड में आदमी आता है तो फिर ईद मनाने के लिए एक ही वही दिन मिलता है कि यार ईद के दिन सो के ईद मनाई जाए। तो मैं तो यही करता हूँ कि नमाज पढ़कर आए और कब्रिस्तान चले गए और वापस आकर सोकर ईद मनाते हैं। और जो मेरे बच्चे बाहर हैं, चूंकि जो बेटी है बस वो हम लोग ईद मनाते हैं और भाई के साथ। लेकिन ये कि अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जोश, जज्बा, वो थ्रिल वो अब खत्म होती जा रही है। अब एक नॉर्मल सा रूटीन सा हो गया ईद का। बच्चों की ईद है, हम बड़ों की ज्यादा ईद नहीं होती। बिल्कुल सही। और आपने कब्रिस्तान का जिक्र किया, आपकी अहलिया की बात कर रहे हैं आप, और मुझे हमेशा ये फील होता है कि एक लंबा अरसा आपका साथ गुजरा, एक बड़ी इमोशनल बॉन्डिंग है। ऐसे वक्त में तो बहुत ज्यादा आप मिस भी करते होंगे। डेफिनेटली। अब 5 साल होने को आ रहे हैं तो आदमी कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जाता कि जो आदमी मिस ना करे। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, इसलिए आदमी को सब्र करना पड़ता है। ये खुदा की रजा है, सबको वापस जाना है अल्लाह के पास। बिल्कुल ऐसा ही है। याया थोड़ा अपने बारे में बताइए, फैमिली के हवाले से लोग जानना चाहेंगे। घर का माहौल क्या होता है? आपकी बेटी से तो मैं मिला हुआ भी हूँ, तो बच्चे कितने हैं और ईद के दिन उनकी क्या रूटीन होती है, आपकी क्या रूटीन होती है फैमिली के साथ? बहुत ही मुख्तसर से फैमिली है नजीब, हमारी सिर्फ 3 लोग हैं। और जहाँ तक आपने ईद की बात की तो जो हमारी साहबजादी हैं वही हमें जो है वो खासी मुतहर्रिक रखती हैं और उसके साथ उनकी तैयारी और मिलना मिलाना ये सब कुछ चलता रहता है। और बिल्कुल ईद को एक फेस्टिवल के तौर पर एंजॉय करते हैं बेटी के साथ, अहलिया के साथ। इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। सही बात है कि बच्चों की वजह से जरा ज्यादा होता है, वही चार्ज करके रखती है हमको। जी बिल्कुल सही है। आज ये नोटों की गड्डी लेकर ईदी बांट रहे हैं। शाहिद भाई के लिए मेरी बेगम हमेशा कहती है कि शाहिद भाई और उनकी बेगम ने 4 लड़कों को कैसे संभाला होगा, लेकिन माशाल्लाह 4 लड़के, चारों काबिल। और शाहिद भाई बताइए जरा, लड़कों के साथ कैसी ईद रहती है? नमाज पढ़ने आपके साथ हमेशा से जाते होंगे, अब तो आपका एक बेटा माशाल्लाह जर्मनी में भी है। जबरदस्त गहमा गहमी रहती है। मेरी बहन भी करीब रहती है, उसके 2 बच्चे, बेटी उसकी डॉक्टर है, वो भी सब आ जाते हैं। तो एक जबरदस्त गहमा गहमी रहती है। और जहाँ 4 लड़के हों वहाँ उनके कपड़े, उनके जूते और फिर सारी चीजों का एहतमाम, फिर 5वां एक मर्द, उसकी सारी चीजों का एहतमाम। तो हैट्स ऑफ टू माय वाइफ, जिस तरह वो टैकल करती है सब चीजों को। और फिर बहन और दूसरे रिश्तेदारों को भी टैकल करना, उन सब की चीजें, उन सब की चूड़ियां। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गहमा गहमी रहती है। मुझे बताइए इकबाल भाई कि जैसे अभी बात हो रही है, ट्रैवल जो है ना वो पार्ट एंड पार्सल रहा है आप लोगों का। मेरा ज्यादातर काम स्टूडियो बेस्ड रहा है तो मैंने इतनी ट्रैवल नहीं की, तो आप लोग करते हैं तो उससे
आपकी रूटीन लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है, या शुरू में ही एडजस्ट हो गया था? अब तो खैर आदत होगी, लेकिन पहले कैसे मैनेज करते थे? एडजस्ट हो जाता था पहले, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं साउथ अफ्रीका गया। अब तो व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, पहले तो कॉल करने के लिए बड़ी मुश्किल थी। 98 का टूर था साउथ अफ्रीका का कमेंट्री के लिए, तो बच्चे छोटे थे, फोन पे कॉल करके ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बेगम जो है वो देखती थी। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम सब चीजें बदल गई, लेकिन जब भी जाते थे नजीब, बाज जगह तो ईद भी बाहर मनाई गई, और जब बाहर ईद मनाई जाती तो फिर अपना घर बहुत याद आता है। या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि ईद पे बाहर हैं, किसी इवेंट पे, किसी टूर पे, और फिर वैसे ही आपने बताया फैमिली इतनी मुख्तसर है, उसमें एक बंदा और ही कम हो जाए? नहीं, मोस्टली तो ट्रैवलिंग चलती रहती है। और जब मेरी शादी हुई, शादी के अगले ही महीने जो है मैं इंग्लैंड के टूर के ऊपर था, और वो मुझे ईद याद है। और बाकी जहाँ तक आपने बात की, तो चूंकि मेरी बेगम मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, वो दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, तो घर को देखना और उसके साथ बेटी को देखना, घर को मैनेज करना, बाहर को भी देखना, तो एक कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, जिस तरह शाहिद हाशमी साहब ने कहा। तो वाकई घर की रौनक जो है वो औरत के साथ है। और अभी पिछले साल मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, तो डेफिनेटली उनको मिस करते हैं। लेकिन घर की अगर हम बात करें, तो घर और बाहर जो हमारी बेगम कहती हैं वही होता है। घर और बाहर मिनिस्ट्री का कंट्रोल है, आज इन्होंने तस्लीम कर लिया। और ये भी देखें कि हर सेलिब्रिटी का एक बच्चा होता है सेलिब्रिटी का, लेकिन माशाल्लाह आपके 4 हैं, हमारे 3 हैं। अच्छा, ये तो आम आदमी इन्होंने बड़े मजे की बात की, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, नाकाम के पीछे 2। ऐसा है, 3। अच्छा, तो शाहिद साहब वही यही जो बात चल रही है ट्रैवलिंग, और इसको लेके आपकी तो इतनी ट्रैवलिंग है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको कभी आप थक नहीं जाते? कभी आपको फील नहीं होता कि नहीं बस बहुत हो गया? नहीं, क्रिकेट एक पैशन है, और क्रिकेट को कवर करना, क्रिकेट की वजह से आप पूरी दुनिया में जाते हैं, आप पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। और AFP की कवरेज और फिर ARY की कवरेज, बहुत ज्यादा उसमें समझो कि पब्लिक इंटरेक्शन होता है। और एक जमाना था जब पाकिस्तान की UAE में सीरीज हो रही थी, तो बकरीद तो मेरी सारी UAE में करती थी। मैं, माजिद भट्टी और PCB के पुराने जो मीडिया डायरेक्टर थे डॉक्टर एहसन, हम 3 सुबह उठ के 6 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, फिर वो अपने घर में ले जाके हमें कलेजी वगैरह खिलाते थे, और बहुत ही मजा आता था। लेकिन जाहिर है अपने घर को मिस करते थे। अच्छा, इकबाल भाई जल्दी से बताइए, बादाम कितने हैं और इसमें फिर क्या और क्या क्या मिलाना है, जरा टोटका बता दें, क्योंकि इस वक्त तो पब्लिक वही सुनना चाह रही है, ये याददाश्त के पीछे राज क्या है। अब शाहिद भाई हैं, शाहिद भाई को मैं देखता हूँ ये फारिग नहीं बैठे होते, ये हमेशा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे उसको वो कर रहे हैं, हर चीज इनकी जो होती है इनके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इनका चलता रहता है। आपका मुझे, और सबसे ज्यादा याया मुझे हैरत पता है क्या होती है, ये मीडिया बॉक्स में आते हैं और हर आदमी का नाम लेके, उसके वालिद का, वालदा का, बहन का, भाई का, कैमरामैन से लेके एक एक आदमी का, ये कैसे याद रहता है? सही कह रहे हैं, वेटर्स तक का, ये कैसे है? ये खुदादार सलाहियत है अल्लाह ताला की तरफ से। ना कोई बादाम खाता हूँ ना कुछ, लेकिन ये कि बस याद रहता है, ये भी मैं हैरान। बादाम अखरोट खिलाते हैं लोगों को, हाँ ला के खिलाते हैं, लेकिन ये कि ये याद रहता है नजीब, मैं खुद हैरान होता हूँ बाद औक़ात कि अल्लाह ताला ने, मतलब मेमोरी होती है इंसान की, लेकिन इतनी ये मेमोरी नुकसानदेह भी होती है। आप ये ध्यान में रखें कि नुकसानदेह भी होती है, लेकिन फायदामंद ज्यादा होती है। तो बस नुकसानदेह तो दूसरों के लिए होती होगी ना, किसी का बुरा भूलते नहीं होंगे आप। नुकसानदेह मैं आपको ऑफ एयर बताऊंगा, मेरे साथ भी बात है, मेरे अपने लिए नुकसानदेह साबित हो गई। इज्जत देने की बात है, आप किसी को नाम से मुखातिब कर दे तो आप नहीं, ये बहुत बड़ी। शायद भाई मैं तो चाहता हूँ, याद ही नहीं रहता, क्या करूँ? तो इनको तो याद इतनी रहती है, बादाम को घोट के पिया करें इसलिए। लेकिन ये कि इसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन भी आपका अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और लोगों को मतलब इज्जत भी मिलती है कि आप उनको नाम से पुकारते हैं ना, सामने वाले की इंपॉर्टेंस फील होती है, उसको लगता है कि हमारे कमेंटेटर थे वो जो मुश्किल नाम होते थे वो मुंह दबा लेते थे ताकि नाम याद। आप भी आए और भाई कैसे हो, इस तरह करके, तो नाम का भी अंदाजा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेमोरी का ये वाला पोजीशन है या मेरा वाला हाल है? कोशिश करता हूं नजीब, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की कि आप अगर किसी को उसके नाम के साथ मुखातिब करें और उसकी अच्छी यादें उसके साथ शेयर करें, तो उसका वैसे ही हौसला बढ़ जाता है और वो आपको ज़्यादा इज्जत देता है। तो ये अच्छी चीज़ है। और वैसे भी अगर आप हमारे काम की बात करें, आजकल आपको पता है कि पीका कानून जो है जितना मुतहर्रिक हो गया है, उसमें तो आप ज़्यादा रिकॉर्ड के ऊपर ही नहीं तो अच्छा है। सही बात है, रिकॉर्ड पे किसी की भाई पीका पकड़ रहा ये ना, और रात को हम ढूंढ रहे हैं ये भी हो सकता है। तो रिकॉर्ड पे ना बचत है। तो अब ये जो जर्नलिज्म की फील्ड है उसमें ये स्पोर्ट्स ही एक वाहिद शोबा है
जिसमें आप रिकॉर्ड बताकर किसी पे तनकीद कर सकते हैं, किसी को याद करा सकते हैं, तो वो तो आप बोलेंगे भाई ये तो रिकॉर्ड है, ये तो मैं कहीं से बना के लाया, इसमें बचत हो सकती है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, अभी नामों की बात चल रही थी, मैंने दूसरा आदमी नहीं देखा जो हर आदमी का पूरा नाम लेता शुरू से आखिर तक। वसीम हसन राजा, मोहसिन हसन खान, आप सबके नाम पूरे लेते हैं, मैं नोट करता हूं। मोहसिन रजा नकवी, लोग मुझे कहते हैं यार आप चेयरमैन का नाम बहुत नजम अजीज सेठी बताया उनको, आपके अलावा तो किसी को भी नहीं पता, इनके अलावा दूसरा किसी ने पुकारा ही नहीं है। इन्हीं को अजीज है वो लगता है, चौधरी ज़का अशरफ चौधरी। तो बात ये है कि जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इज्जत के साथ आप नाम अगर लें तो अच्छी बात है। अब किसी की जो है पजीराई करने के लिए इनका स्टाइल अलग होता है, किसी को अगर इन्होंने उसकी हटानी है तो फिर उसके साथ इनका स्टाइल अलग होता है। तो ये भी एक तरीका कार है जो आप बात कर रहे हैं ना, नाम लेना, कि सैयद मोहसिन रजा नकवी, बहुत से लोगों को पता है मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो लोग जो है ना वो कहते हैं यार ये, वो समझते हैं सैयद याया हुसैनी के कोई रिश्तेदार है, ये भी तासुर जाता है। रिसर्च हो ना हो, बर्थ सर्टिफिकेट सबके पढ़ रहे। अच्छा इकबाल भाई ये बताइए, शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि आपका तो इतना लंबा सफर है, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कब से आपको भाई शाहिद हाशमी यहाँ मौजूद है। 38 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, 1987 से, जब ये नवाब शाह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहां से ये आते थे। शायद लोगों को पता ना हो, ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री भी इन्होंने ली है। नवाब शाह यूनिवर्सिटी से ये आते थे कराची, तो हमारी इनसे जब की दोस्ती है। अच्छा। आप देखें शाहिद भाई को इन्होंने लपेट दिया। नहीं लपेट, शाहिद भाई को मेमोरी याद दिलाइए। शाहिद भाई दोस्ती पे तो बात करते हैं, पहले मुझे आप ये बताइए शुरुआत कहाँ से हुई, ये कहाँ जहन में कहाँ आया कि मुझे ये काम करना है? देखिए शुरुआत का एक पैशन था, मैंने खुद भी मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, लेकिन एक पैशन था क्रिकेट का। तो मेरे घर के पास एक मैदान था, मैं वहां जाके मैचेस देखता था क्रिकेट के। बस वहीं से ये बीमारी जो है वो लग गई और फिर उसके बाद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। मैं वहां जाता था, देखता था, तो लोग कहते थे स्कोरिंग कर लोगे, तो मैं वहां बैठ के स्कोरिंग करने लग गया। हमारे वालिद जो थे वो बड़े सख्त थे, वो कहते थे कि पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, तुम अच्छा पढ़ते हो। तो दरवाजा घर का एक ही था, उसी से जाना और उसी से आना था। तो अगर मैं सुबह निकल जाता तो वापस नहीं आता था, कि अगर मैं वापस आया तो वालिद जाने नहीं देंगे। तो हमारी अम्मा हमसे मिली हुई थी मरुआ, तो वो कहती थी कि जब तुम आओगे तो आस्ते से खटखटाना, मैं तुम्हें खोल दूंगी और किचन में जाके बैठ जाना कि यही है। तो वहीं से शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने फिर करम किया। कमेंट्री करते करते मैदानों पे कमेंट्री करता था, लाउड स्पीकर पे। अब तो वो माहौल नहीं रहा, लेकिन उस वक्त 14 अगस्त को, 6 सितंबर को एग्जीबिशन मैचेस होते थे और बाकायदा कप्स रखे जाते थे, वो पुराना जमाना, और वो बस वहीं से। और नजीब इसमें मैं एक चीज और ऐड करूं, जैसे इकबाल भाई ने भी आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप किया, मैंने शाहिद हाशमी साहब के साथ किया। ये एक बेस है, ये जो आपको मिली ना आज की, अगर हम स्पोर्ट्स एंकर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी दो टीमें खेल रही हैं, टीमों के कप्तान का क्या नाम है। क्योंकि आप जिस तरह इकबाल भाई ने बात की या शाहिद हाशमी साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हो गया या मैं हो गया या इकबाल भाई हो गए या आप हो गए, हम किसी की कही भी बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे, हम उसको काउंटर चेक करेंगे कि यार ये वेबसाइट के ऊपर है, ये बुक के अंदर शाहिद भाई या इकबाल भाई, इन चीजों को, ये चीज जो है ना हमें थोड़ा सा सपोर्ट करती है कि हम सतही मालूमात के साथ ट्रेवल नहीं करते या गुफ्तगू नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब, जो अभी बता रहे थे अपना कि कैसे शुरुआत हुई, ये शौक, ये फील्ड में आने वाला मेरा ख्याल है, और आपके जमाने में तो खास तौर पे जमाना क्या मतलब, कौन सा जमाना? मतलब अब थोड़े बहुत फिर पैसे आ गए हैं, मतलब जो आपकी यूथ, पैसे नहीं होते थे, उस वक्त पैसे नहीं थे, तो पैशन के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी ऐसा ही था कि मेन चीज तो पैशन ही होता था। और फिर जब हमारी सबकी शुरुआत जो है, हम तीन की, रशीद शकूर की और माजिद भट्टी की, एहसान कुरैशी की, सबकी रेडियो पाकिस्तान से शुरुआत है। नजीब खुद भी तो करता था ना प्रोग्राम में। उस जमाने में जब फिर वो प्राइवेट प्रोडक्शन में प्रोग्राम बनने लगा तो हमें इतने अच्छे पैसे मिलते थे 3-4 घंटे काम के, कि एक अच्छे आदमी को 9 to 5 भी नहीं मिलते होंगे इतने पैसे। तो हम लोग पढ़ने के साथ साथ वो काम भी करते थे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। पर डिस्कशन अभी जारी है, बहुत मजे की बातें हो रही हैं, और कुछ अभी जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल शो फॉर ईद, और इस पे हमारे साथ हैं मिर्जा इकबाल बेग, सैयद याया हुसैनी और शाहिद हाशमी साहब। तो बातचीत चल रही है बड़ी मजे की। अब थोड़ी सी जरा सी सीरियस टॉक की तरफ आ जाते हैं। वो ये कि ईद पे भी इस बार जो है वो कोई खुशी नहीं मिल पाई है। क्रिकेट इस मुल्क में पैशन है, और जितने क्रिकेट लवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से हमारा एग्जिट एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। उससे पहले हम टेस्ट में आखिरी नंबर पर आए हैं इस साइकिल में। तो इकबाल भाई, ये क्या पाकिस्तान की वर्स्ट टीम नजर आती है आपको इतने अरसे में?
जो परफॉर्मेंस है नजीब, ये पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस है। आप देखेंगे आप अमेरिका से हार जाते हैं, हैरत की बात है, लोग हैरान होते हैं सुपर ओवर में। आप फिर उसके बाद आयरलैंड से एक मैच हार गए थे जब वर्ल्ड कप से पहले गए, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। और उसकी बुनियादी वजह यह कि जो म्यूजिकल चेयर का गेम शुरू किया है, कप्तानों की म्यूजिकल चेयर के 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अचानक सरफराज को हटा दिया गया, और वही एहसान मानी जो अपने दाएं जानिब सरफराज को बिठाकर कह रहे थे कि यही हमारे कप्तान होंगे वर्ल्ड कप के बाद। और फिर देखें कैसे कितने कप्तान आए, बाबर आजम आए, शाहीन आफरीदी आए, फिर उसके बाद अपना ये जो है नसीम शाह, अपने ये रिजवान आए, फिर सलमान अली आगा आए, इतने सारे कप्तान आ गए। तो डिटेरियोरेशन है क्रिकेट जो है बजाय ऊपर की। और फिर दूसरे पैसा बहुत आ गया, और जो लीग्स हो रही हैं दुनिया में, उन लीग्स की वजह से भी क्रिकेटर्स जो है उनकी अटेंशन बजाय मुल्क के परचम की सरबुलंदी के लिए खेलें, उनकी अटेंशन कहीं अभी मेरी एक फॉर्मर क्रिकेटर से बात हो रही थी, वो ये मानते हैं कि हमारे यहाँ जो ये इमर्जिंग कैटेगरी है खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं जब ये एक आध इनको इवेंट मिल जाता है या ये थोड़ा लाइमलाइट में आ जाते हैं तो ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को, आपकी फर्स्ट क्लास को इज्जत देना छोड़ देते हैं। क्या ये भी बिल्कुल ये एक मेन फैक्टर है, पैसा आ जाता है। रमीज राजा ने पाकिस्तान जूनियर लीग कराई थी ना, पीजेएल, लोग बड़ा उस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप इन बच्चों को इतने पैसे मिल रहे हैं तो वो, और फिर टेक्निक T20 क्रिकेट, आप मेन जो क्रिकेट की असल रूह जो है वो तो लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट है ना, तो वो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा है। बड़ा फर्क पड़ा है। कमर्शियलिज्म क्या प्रॉब्लम है? क्या सिस्टम ठीक नहीं है? क्या हमारा सेटअप सही नहीं है? क्या हम टैलेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, या सही टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, या वजह क्या है? देखिए नजीब, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि हार और जीत खेल के दो बुनियादी अंसर है। दो टीमें जब मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है और एक हारती है। और दुनिया की बहुत सारी टीमें हैं जो हमेशा नहीं जीतती, सिवाय ऑस्ट्रेलिया की टीम के, जिनकी परफॉर्मेंस में आपको एक तसलसल दिखाई देगा। इंडिया में 2008 में IPL का पहला एडिशन हुआ और 2024 में वो जीते। उससे पहले तो वो सेमीफाइनल में भी नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास क्रिकेट कराची से खैबर तक और पाकिस्तान से बाहर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अभी हारिस रऊफ ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की न्यूजीलैंड के दौरे में कि कुछ लोग बैठे होते हैं हमारी नाकामी का इंतजार करते हैं, तो उनको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हारिस रऊफ एक टेप बॉल से पाकिस्तान क्रिकेट के स्टार बन गए, और ये टेलीविजन ही था, ये नाक़िदीन ही थे जिन्होंने हारिस रऊफ को यहां तक पहुंचाया। जब आप एक जीत के ऊपर टीम को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जाते हैं तो फिर नाकामी के ऊपर आपके साथ यही होगा। लेकिन जहां तक बात है आपकी इस नाकामी के हवाले से, तो वो किसी शायर ने खूब कहा है ना, मैं अक्सर ये शेर सुनाता हूँ, मेरी बेगम कहती है यार अब ये शेर मत सुनाइएगा। वो ये शो भी देखेंगे तो यही कहेंगे यार आपने फिर ये वाला शेर सुना दिया। आप वो मुकर्रर तो नहीं कहती? नहीं, तो मैं दो शेर सुनाऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर देखा जाए कि हम अभी कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि जिस तरह ओलंपियंस पाकिस्तान हॉकी की तबाही के पीछे हैं, बिल्कुल, तो दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैक सीट के ऊपर जितने लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा को बता रहे हैं कि किस तरह चीजों को करना है या पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स को देख रहे हैं, वो सब नाकाम तरीन लोग हैं। अभी इकबाल बेग साहब ने बताया ये पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी नहीं है। पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में थी, जहां मिसबाउल हक की क़यादत में पाकिस्तान तीनों मैच बुरी तरीके से हारा था। उस टूर्नामेंट में हम शाहिद आफरीदी को नहीं लेकर गए थे, जिस तरह यहां पर हम रो रहे थे कि एक स्पिनर टीम में होना चाहिए। फिर दूसरा जो शेर है वो ये है कि आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। क्योंकि अब ये बातें होने लगी हैं कि भाई आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपने अपने करियर में खुद क्या किया। 92 के क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं, उन्होंने बहुत सारी बारियां ले ली हैं। क्योंकि 2000 के बाद वाले क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ इसका बेहतर और आम सोल्यूशन जो है पाकिस्तान क्रिकेट का वही है कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर फोकस करें। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप इस बात को यकीनी बनाएं कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी चेयरमैन आएगा वो खिलवाड़ नहीं करेगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान का टॉप क्लास प्लेयर जो है, चाहे इंटरनेशनल एक्टिविटी हो, जिस तरह यूनुस, हफीज, ये आकर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, आपने 3 मैच मस्ट खेले। बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देना बहुत जरूरी है और उस टाइम पे स्ट्राइक फोर्स ना बनाए, तो ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल स्ट्राइक। तो शाहिद साहब, जो आपकी तरफ में आऊंगा, अभी आया ने कहा ना कि एक गेम होता है तो हार है और जीत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी हार ना मुसलसल हो गई है। 3 ICC इवेंट्स में हम पहले राउंड में बाहर हो गए, तो दिस इज टू मच। अब लोग सवाल करना शुरू हो गए कि बेहतरी कैसे आएगी।
बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें। एक तो लॉन्ग टर्म में हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करनी पड़ेगी। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लें, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को जो अगली स्टेज होती है ए क्रिकेट की, वो आप कभी भी नहीं देते। आपके ए क्रिकेट के टूर बार बार हम कहते हैं कीनिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे होते हैं जो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीख के नहीं आते हैं। इंडिया ने मुसलसल 2012 से लेके 2022 तक ए सीरीज खेली। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ट्राई सीरीज खेलते थे। उनकी ए सीरीज से ही सारे प्लेयर निकल के आते हैं। वो अपनी एकेडमीज में 150 अंडर 19 के प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और 1.5 साल में उन 150 में से 20 क्रिकेटर्स निकलते हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं। लेकिन वो साथ साथ ये कह देते हैं कि हमारा मकसद अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप नहीं जीतना, हमारा मकसद है इन प्लेयरों को ग्रूम करके रिप्लेसमेंट प्लेयर बनाना नेशनल टीम के लिए। उनके पास एक एक प्लेयर के 3-3 सब्स्टिट्यूट होते हैं। हमारे पास एक शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो जाता है तो हम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ढूंढते कि हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। हम अपने प्लेयरों को ग्रूम नहीं करते प्रॉपरली। तो हमें लॉन्गर टर्म में अपने प्लेयरों को ग्रूम करना है और शॉर्टर टर्म में हमें अपनी टीम को ये सिखाना है कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरह से खेलनी है। हमारी हॉकी, जो अभी जैसे याया तस्करा कर रहे थे, हमारी हॉकी को हॉकी के प्लेयरों ने भी नुकसान पहुंचाया और एक रिजिड पॉलिसी कि हम तो ग्रास के चैंपियन थे, हम एस्ट्रोटर्फ की फिटनेस और एस्ट्रोटर्फ की फिटनेस पे क्यों जाएं, उसकी क्वालिटी पे क्यों जाएं, उसकी स्टाइल ऑफ प्ले पे क्यों जाएं। अगर आपने T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ प्ले नहीं अपनाया तो आपका हाल क्रिकेट का वही हाल होगा जो आपका हॉकी का हुआ है। तो आपको लॉन्गर फॉर्मेट में डोमेस्टिक क्रिकेट को, आप एक साहबजादा फरहान की मिसाल देख लें। रेड बॉल में उसका 45 का एवरेज है फर्स्ट क्लास में, व्हाइट बॉल में 42 का एवरेज है लिस्ट ए में, 33 उसका T20 का एवरेज है। पिछले 4 साल से वो नेशनल T20 का टॉप स्कोरर है। लेकिन उसको मौका कैसे मिलता है? 3 मैच बाहर, अब 2 मैच मिले 5वें और 7वें नंबर पे। 2024 में 2 मैच मिले, एक मैच में 5वें नंबर पे, एक मैच में 7वें नंबर पे। आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर को थोड़ी सी तो इज्जत दो। उसका जितना हक व्हाइट बॉल में बनता है उतना ही रेड बॉल में भी बनता है। रेड बॉल में भी वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टॉप 5 में हमेशा शामिल होता है। तो आप जब तक अपने प्लेयरों को प्रॉपरली ग्रूम नहीं करोगे, आप इंडिया का ब्लूप्रिंट देखो, इंडिया का स्टाइल मंगाओ। ये जरूरी नहीं है कि आपके रकीब रूसिया हैं तो आपके खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है आपको उनके साथ, उनका सिस्टम मंगाए। उनके प्लेयरों की सिंसियरिटी जिस तरह की है सीनियर प्लेयरों की, वो हमारे फॉलो करें आ जाए। बिल्कुल। लेकिन मैं हॉकी की बात करूं, जिस तरह हॉकी में ओलंपियन ने तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो लोग जो चोर दरवाजे से आ जाते हैं, जो हॉकी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आप देखें कितनी बदनामी है। अजलान शाह कप में उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए शामिल नहीं किया कि पाकिस्तान को उनके कुछ पैसे देने। अब कितनी, और जाके पीएचएफ का प्रेसिडेंट भी चला जाता है वहां पर और पीएचएफ का सेक्रेटरी भी चला जाता है। तो जो ऑफिशियल्स हैं इनको, राइट, नूर खान साहब के दौर में क्या था, एक कॉम्पिटेंट आदमी थे ना। अब तो यहाँ पर हॉकी की भी तबाही है, क्रिकेट की भी तबाही है, हर खेल। ब्रेक पे जाने से पहले मैं तीनों से वो 90s वाले डिस्कशन पे बात करना चाहूंगा जिसको याया ने अभी बीच में छेड़ा भी था, कि वो हफीज का जुमला काफी ज्यादा वायरल हुआ, बहुत लोगों ने उस पर तबसरा भी किया कि 90s के प्लेयर्स ने लेगेसी कोई नहीं छोड़ी। टू सम एक्सटेंट आई एग्री, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप के बाद से उन खिलाड़ियों को जिनमें इतना स्किल था, इतना दम था, इतनी गेम अवेयरनेस थी, जैसे शाहिद साहब कहते हैं कि उनको जीतना चाहिए था। जैसे 2000s की ऑस्ट्रेलिया थी या अभी की इंडिया है, इस तरह के प्लेयर्स थे, तो वो इतना डिलीवर नहीं कर पाए जितना कर सकते थे। जेलसी भी होती है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की, जो है ना, मतलब फास्ट बॉलर किसी को आने नहीं दिया गया। आप कबीर खान की एग्जांपल ले लें, आप मोहम्मद जाहिद की एग्जांपल ले लें, कितने जबरदस्त बॉलर्स थे, लेकिन फिर क्या हुआ, उनको, जाहिद को तो वहां बॉलिंग करा दी गई श्रीलंका में कि जहां पर इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, वो कमर की तकलीफ का शिकार हो गए। तो हमारे यहाँ क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स है कि किसी प्लेयर को आगे ना आने दिया जाए। आसिम कमाल की मिसाल सामने है ना, मिडिल ऑर्डर में कितना अच्छा प्लेयर था, लेकिन उस वक्त ऐसे प्लेयर्स थे कि जो किसी को आने नहीं देते थे। तो ये है हमारे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जेलेसी और याया आपस की इनकी कंट्रोवर्सीज, लड़ाइयां, कुछ मैच फिक्सिंग स्कैंडल वगैरह, वो देखिए हर दौर में रहा, वो तो हर दौर में रहा है। ये जो 92 की बात हो रही है, देखिए उनके पास जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने दूसरे को रिप्लेस नहीं करने दिया अपने आप को। उसकी वजह यह है कि उस जमाने में 10 टेस्ट मैच साल में होते थे, बहुत ज्यादा 40 वनडे इंटरनेशनल हो जाते थे, तीसरा फॉर्मेट कोई था नहीं, या तो आप इंग्लिश काउंटी खेलते थे या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज ये ऐसा नहीं है। आज आपको साल में 25 T20 खेलने हैं, 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, 15 एक रोजा मैच खेलने हैं। आप एक ही खिलाड़ी को घुमाए जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट तबाह होगी। पाकिस्तान क्रिकेट या तो
एजेंट्स ने तबाह की है या पाकिस्तान क्रिकेट को जो है पिछले 3 सालों में सोशल मीडिया की वजह से जितनी हिट हुई है, आज हम रो रहे हैं बैठ के कि जी हम नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे फर्स्ट क्लास। तो माजी में भी इसी तरह होता रहा, हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मर या तो टीम में आता था नाकाम हो जाता था, या आप उसको मौका नहीं देते थे, या आप उसको पानी पिलाने के लिए रखते थे। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ये जो सोशल मीडिया के स्टार आपने डेवलप किए, ये जो एजेंट्स का गेम हुआ, इसने सही मानों में पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो घुमा के रख दिया है, घन चक्कर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इस बात की जरूरत है कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर तवज्जो दे, नए नए एक्सपेरिमेंट ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप एक प्लेयर को हर जगह ना घुमाएं, 2-3 प्लेयर हर टीम में खेल सकते हैं। सारी दुनिया करती है, सीरीज बाय सीरीज पूल ऑफ प्लेयर्स, पाकिस्तान को पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे जो अभी इंटरिम हेड कोच हैं वो ये कहते हैं कि एक आध शिकस्त पे अवाम नाराज नहीं, वो वाली बात नहीं, दूसरी एक और बात बड़े मजे की है कि दो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद की, कि एक आध मैच पे पब्लिक नाराज हो जाती है। हमारा एम एशिया कप और वर्ल्ड कप है भाई। बायलैटरल सीरीज में आप कहते हैं कि एम आपका आईसीसी इवेंट है, और जब आप उसमें जाते हैं आप पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। है क्या? हर आईसीसी इवेंट के बाद आपको ये सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान की टीम ट्रांजिशन फेज में आ गई है। अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। जब एशिया कप आ जाएगा तो हम कहेंगे नहीं, हम तो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। जब T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा एकदम से सब चीजें चेंज हो जाएंगी, कहेंगे हमें अब हमारे तो सर पे खड़ा है 2027 का ODI वर्ल्ड। तो आपको हर चीज की प्लानिंग अलग से, ट्रक की बत्ती दिखाते हैं, टेस्ट की प्लानिंग अलग से करनी पड़ेगी, ODI वाइड बॉल की प्लानिंग बिल्कुल अलग करनी पड़ेगी। अभी से आपको अपनी वनडे टीम का सोचना है 2027 की, और अभी से आपने सोचना है 2026 में आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो आपको जिस तरह आया कह रहा है, एक ही प्लेयर को ना घुमाएं, एक प्लेयर के सब्स्टिट्यूट भी रखें, वाइड बॉल के प्लेयर अलग रखें, रेड बॉल के प्लेयर अलग रखें। और एक जो सबसे बड़ी खामी होती है, प्लेयर सीखने को और सुनने को तैयार नहीं है। आप इन दोनों से पूछ लें, 10 दफा ये तारीफ करेंगे प्लेयर की, आपको कभी नहीं फोन आएगा कि अरे थैंक यू आपने हमारी तारीफ की थी, इसलिए कि वो समझते हैं हमारा राइट है। एक दफा बुराई करके देख लें, एक दफा तनकीद करके देख लें, आपके पास फोन आ जाएगा। मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि तारीफ और भी तब्दील करना होगा। हर क्रिकेटर कोच नहीं बन सकता, हर कामयाब क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड में नहीं जा सकता, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना होगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर बन गया है, या तो बोर्ड में, वो जिस तरह मोहम्मद हफीज कहते हैं ना, बाबू रेल में वरना जेल में। तो पाकिस्तान क्रिकेट में या तो क्रिकेट बोर्ड में आप काम कर रहे हैं या आप टेलीविजन पे बैठे हुए। आप दुनिया में देखें, ऐसे नहीं होता जो टेलीविजन पे बैठे हुए तो क्रिकेट टीम के साथ इन्वॉल्व हो जाए। अभी आप गौतम गंभीर को देख लें, IPL हो रही है, वो किसी फ्रेंचाइज के साथ नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई कोच होता तो वो जो है वो ये तो बड़ी बेसिक गलतियां थी ना कि फ्रेंचाइज की कोचिंग की भी इजाजत मिली हुई है हेड कोच को। ये तो मेन चीज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक ऐसा ऑफिशियल चाहिए। अब वो चाहे फॉर्मर क्रिकेटर हो, डायरेक्टर बना के किसी को, इंटरनेशनली कभी भी फॉर्मर क्रिकेटर नहीं रहा। पैट हावर्ड ऑस्ट्रेलिया में था, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, अब उनके पास बेन ओलिवर है। इंग्लैंड में मो बोबार्ट था, इंडिया में भी सारे हमेशा हाई परफॉर्मेंस, जो 100-150 लोगों का प्लेयरों का डाटा रखे कि ये मेरे 75 वाइट बॉल के हैं, ये मेरे 75 टेस्ट मैचों के, ये मेरे बॉलर वाइट बॉल के हैं, ये मेरे बॉलर रेड बॉल के हैं। मैंने कप्तान से पूछा कि जब सीजन खत्म हो जाता है आप चले जाते हो तो आप अपने प्लेयरों से कभी कम्युनिकेट करते हो? उसने कहा नहीं, उनका घर अपना, हमारा घर अपना। लेकिन इसमें ऐड करूं ना, ऐसी परफॉर्मेंसेस भी आ रही है, आपके लॉबीज काम करती कोचिंग के लिए। आप अजहर महमूद देखें ना, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब हम सीरीज आ रहे हैं और वो कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट, उससे पहले कहते थे कि पिच हमारी मतलब की नहीं है, उससे पहले कह रहे हैं हमारे पास स्पिनर नहीं है। अब आप देखें ना कि और ऐसे लोग वाबस्ते हैं काफी अरसे, तो इसके लिए भी स्क्रूटिनाइज सोचना पड़ेगा। जाने से पहले कहा कि आमिर जमाल से अच्छा ऑलराउंडर नहीं है और वो टीम में नहीं आता। जी, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our Eid special show। और अब हम खेलेंगे अपना रैपिड फायर राउंड। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकबाल भाई से। इकबाल भाई, वैसे ही आपकी याददाश्त भी अच्छी है, तेज तो आप वैसे ही बहुत बोलते हैं, हमें आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अब यहाँ जरा तेज सवाल आ रहे, जल्दी जल्दी जो जहन में आ रहा है वो देना है जवाब। सही है। सबसे पहले, शादाब खान क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? वो वहां पर कहीं काम कर रहे होते अटक के पास, जहां से उनका ताल्लुक। नहीं, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैं मजदूर होता। तो काम कर रहे, सही जवाब दिया। सही जवाब है, सही जवाब। विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन क्यों करते हैं? इसलिए कि उनमें एक नया जोश जज्बा होता है। पाकिस्तान उनके लिए एक मरगूब ग़िज़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट का मौजूदा एक ही सुपरस्टार बताना है आपने, एक नाम ढूंढना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट दैट। ये अलमिया है पाकिस्तान का, ये अलमिया है कि इस वक्त आप कुछ भी बोलेंगे काउंटर आएगा। मोहम्मद रिजवान सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं?
सुबह उठ के वो तो नमाज तो नमाज पढ़ते के ही, बाद, नमाज के बाद वो खवातीन की तरफ नहीं देखते होंगे, सर झुका के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान को भारत से क्रिकेट सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन कप्तान? मुश्ताक मोहम्मद। अच्छा, जबरदस्त। मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम लूंगा, उनको क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले अहमद शहजाद। ज्यादा जारहाना अंदाज इख्तियार मत करें, अब तो उनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो चुका है। ठीक है। शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी किसी और की बातों पे ना आए और सिर्फ अपनी बातों पे तवज्जो दें। आप समझ गए? बिल्कुल, मैं समझ गया हूं। बाबर आजम। बाबर आजम को उनके अब्बा जो है वो अपने अब्बा से थोड़ा दूर रहे। अब्बा की बातें सुने, हाँ, उनसे दूर, क्रिकेटिंग मशवरे थोड़े करें। शोएब मलिक। शोएब मलिक जो है वो माशाल्लाह बहुत शार्प है। अब 43 बरस की उम्र में, अब क्रिकेट छोड़ दें, वो अभी T20 खेल लेते हैं। हाँ, ये भी एक अलमिया है हमारे यहाँ। वकार यूनुस। वकार यूनुस, हर खिलाड़ी उनसे क्यों इतना प्यार करता है, ये सवाल है। वो बहुत ही जबरदस्त। इकबाल भाई, आपसे यही एक्सपेक्टेशन थी, बिना सोचे बिना रुके। याया, आर यू रेडी? जी जनाब। तनकीद होती है तो गुस्सा आता है, इंसान है, और थोड़ा सा अपने आप को ये कह लें कि बेहतर किया है। वक्त के साथ साथ इंसान को सीखना चाहिए कि अगर हम किसी पर सवाल उठाते हैं तो हमको अपनी तनकीद में जो है और बेहतर अंदाज में जो है गुफ्तगू करनी ये चाहिए। रैपिड फायर है याया। याया रैपिड फायर है, याद दिला रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल की एक वजह, जल्दी से। पसंद नापसंद। पसंद नापसंद। सहाफत में फेवरेटिज्म होता है? कहीं कहीं। क्या आप करते हैं? ये नहीं कहूंगा कि नहीं। ओह, लोग कहते हैं एंकर बनना मुश्किल है, क्या मुश्किल है? नहीं, अगर आप पैशन रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सहाफी ना होते तो क्या होते? सहाफी ना होते तो याया हुसैन ही होता। याया हुसैन। गुमनाम याया हुसैन। गुमनाम याया हुसैन। उस्ताद होते ही, उस्ताद होते ही। ये उस्ताद पढ़ाते तो भी थे अभी भी हैं। इनिशियल डेज में। नहीं, अभी तो उस्तादों के उस्ताद हैं, उस वक्त इनिशियल डेज में ये पढ़ाते भी थे। पूछें इनसे। पढ़ाते थे, बिल्कुल। गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा किस बात पे नहीं आता, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि अब गुस्सा ना करूं। ठीक है। कौन बेहतरीन कप्तान है? सरफराज, बाबर, रिजवान? सरफराज, बाबर, रिजवान। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है सरफराज इज द बेस्ट। सरफराज इज द बेस्ट। पाकिस्तान की मौजूदा टीम में शादाब खान की जगह बनती है? नहीं। ओके। पाकिस्तान के कोच मुल्की होने चाहिए कि गैर मुल्की? पाकिस्तानी। टैलेंट सामने ना आने की वजह क्या है? पसंद ना पसंद। पसंद ना पसंद। याया, बहुत जबरदस्त शुरुआत आपने टेस्ट मैच की तरह की थी, लेकिन फिर आप T20 में आ गए। शाहिद भाई, आपकी तरफ आ रहा हूं। सरफराज को 2019 में कप्तानी से हटाना गलत फैसला था। बिल्कुल गलत। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेट अब छोड़ देनी चाहिए? बेहतर खेलना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। 2024 की T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। बहुत गलत फैसला था। शाहीन शाह अफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट से अब एक मुनासिब ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक नहीं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उन्हें स्लोअर वन, जैसे हारिस ने डेवलप किया, स्लोअर वन डेवलप करना पड़ेगा। रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था? किसी भी चेयरमैन को हटाना नुकसानदेह होता है। कम से कम 3 साल दें ताकि वो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सके। जितने बाउंसर मैंने शाहिद भाई को दिए ऐसे मजेदार शाहिद भाई ने डक की है। इस बात पे अब ये पूछा जा रहा था आपसे कि क्या क्रिकेट बोर्ड को भी IMF की जरूरत पड़ जाएगी? तो पूरा मुल्क ही नहीं, लेकिन देखो कि क्रिकेट बोर्ड अभी मालदार है, हम खुद मुख्तार है। अगर हम ICC की खुदा ना खास्ता फंडिंग कम हो गई तो हमें अपनी क्रिकेट चलाना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, और ये आपकी रैंकिंग के हिसाब से अगर आपकी क्रिकेट नीचे जाएगी तो अफगानिस्तान और दूसरे एसोसिएट कंट्रीज कहेंगे कि हमें पैसे मिलने चाहिए ज्यादा। वाई पाकिस्तान को 34.5 या 34.7 जो मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं? तो हमें पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। जाने से पहले शाहिद भाई, ईद के मौके के हिसाब से कोई अच्छा सा गाना सुना दें। नदीम साहब लेजेंड पाकिस्तान के फिल्मों के, और मेहदी हसन उनसे भी बड़े लेजेंड, पूरी दुनिया में उनका नाम मशहूर। ईद की मुनासबत से उनका एक गाना था, सिर्फ उसका ईद का दिन है। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले।
अब गले मिलने के साथ साथ ईदी भी दिला के चलिए। गले तो हम मिलेंगे, ईदी आपको देनी पड़ेगी। सबको कह रहे किसको नहीं मिली जो आपको नहीं मिलेगी, ऑफ एयर मिलेगी सबको। अच्छा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, मैं वो वक्त नहीं भूल सकता जब मैं नया नया फील्ड में आया था, आपसे फोन करके अंदर की खबरें पूछता था। आपने हमेशा साथ दिया, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऐसा है ना कि मीडिया से वाबस्ता, आपके दादा आपके अब्बा सब मीडिया से वाबस्ता रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। या फिर कहूंगा कि दूसरे चैनल में होने के बावजूद दोस्ती हमेशा इनकी वजह से, ये फोन करते हैं, याद करते हैं, इनसे हमेशा क्रिकेट पर डिस्कशन भी रहती है। या थैंक यू, तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इनको बुला के स्कोर कर लिया। शाहिद भाई, आप तो हमारे अपने ही हैं और हमें हमेशा सिखाते रहते हैं, आपकी हमेशा जो सरपरस्ती है वो बरकरार है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने भी हमें आज के दिन, इस बिजी दिन हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बहुत मजे मजे की बातें हुई इनके करियर के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली वहां हमें कुछ ज्यादा खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन उसमें भी कुछ सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश की। होपफुली आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।